हेलो दोस्तों। हर सुबह हम फिर से पैदा होते हैं। आज जो हम करते हैं वह सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यानी कि हम जब सुबह उठते हैं तो हर दिन एक नया दिन लेकर हम पैदा सुबह होती है। और हम अगर हर दिन को अपने लक्ष्य के रूप में निर्धारित कर लें तो हमें सोने से पहले उस लक्ष्य को पूरा करना है। तो हर एक दिन हमारी सफलता के लिए एक कदम साबित होगा। इसी बात के साथ मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। और ये आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। जिस तरीके से कोरोना हमारे देश में फैल चुका है उसमें हमें सतर्कता ही उसका बचा हुआ है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हमारी सीरीज़ छोटी मगर बड़े काम की बातों में। आज का टॉपिक है पेरिस एग्रीमेंट 2015। ठीक है दोस्तों, जो पेरिस सम्मेलन, पेरिस प्रोटोकॉल, हम इसे कई नामों से जानते हैं और हमारे पर्यावरण के नाम से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि और ये इस समय और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये हमारा क्योटो प्रोटोकॉल का दूसरा सेशन जो 2013 से लेकर 2020 तक का था वो 2020 में समाप्त हो रहा है। और उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट का सम्मेलन या पेरिस एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं वो शुरू हो जाएंगी। इसलिए परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है अब आने वाले जो कोरोना के संक्रमण के बाद जो भी परीक्षाएं निर्धारित की जाएंगी उनमें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो दोस्तों बात कुछ इस तरह की है इसमें कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर COP21, इसे COP21 के नाम से भी दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पेरिस समझौता किस में शामिल हुआ था, किस में से संबंधित है, किस नाम से जाना जाता है, तो वो है COP21। ठीक है दोस्तों, इस सम्मेलन की शर्तें वर्ष 2020 से विश्व के देशों पर लागू होनी है। यानी कि जो उसके सहभागी देश हैं जिन पर उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं उस पर 2020 से लागू होनी है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 2013 से लेकर 2020 तक इस पर क्योटो प्रोटोकॉल की शर्तें लागू थीं, जो इसका क्योटो प्रोटोकॉल का दूसरा पार्ट था। और 2020 से पेरिस समझौते की शर्तें शुरू हो जाएंगी। यह समझौता राष्ट्रों के इस मुद्दे से अलग होकर ये ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कमी लाकर अर्थ यानी कि पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना है। दोस्तों कुल मिला के इसका भी संबंध जलवायु परिवर्तन से ही है कि पृथ्वी के ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम किया जाए और जलवायु परिवर्तन जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, उसको नियंत्रित किया जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस समझौते का उद्देश्य विश्व के तापमान में वृद्धि को नियंत्रित कर उसे औद्योगिक क्रांति से पूर्व के स्तर यानी कि जो औद्योगिक क्रांति हुई है दोस्तों उससे पहले के 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तक रोकना है। यानी कि उससे पहले जो तापमान था उससे 2 डिग्री तक बढ़ाया जा सके। वैसे तो इसका जो टारगेट है वो 1.5 डिग्री का है, सेल्सियस का है, लेकिन फिर भी देशों को रियायत देने के तौर पर उसको 2 डिग्री तक भी समझा जा सकता है कि हाँ अगर 2 डिग्री तक भी बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि कितना है तो अगर 1.5 डिग्री भी दिया हो 1.5 तो भी आप उससे सही करेंगे, और अगर 2 डिग्री दिया है तो वो भी सही करेंगे। और अगर कोई अच्छा एग्ज़ाम है तो दोनों नहीं देगा, और अगर कोई समझदार एग्ज़ाम है तो भी नहीं देगा। ठीक है ना दोस्तों, और अगर देता है तो उसका फिर वो आंसर की पे एक विवादित क्वेश्चन माना जाएगा। तो आपको ये दोनों पोर्शन, दोनों ही तापमान याद रखने हैं, 1.5 और 2। ठीक है, इस कार्य को पूरा करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड में 2050 तक 50% की कमी लाना है और 2100 तक 100% के उत्पादन में कटौती करना है। यानी कि 2100 तक विश्व में CO2 का उत्पादन नगण्य करना है, इसका टारगेट है, और 2050 तक 50% की कमी लाना है। अब दोस्तों धरती पर कितना आता है वो एक बात है, लेकिन कागज़ों पे
इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा चुकी हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा करता हुआ कोई देश समझ में नहीं आता। इसी के साथ साथ 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 लक्ष्य को विश्व की सरकारों द्वारा अपनाया गया है। दोस्तों, सतत विकास लक्ष्यों की चर्चा हम पिछले वीडियो में आपसे कर चुके हैं, जिसमें हमने पृथ्वी सम्मेलन 2012 किया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें 169 लक्ष्य विश्व की सरकारों द्वारा अपनाए गए हैं, यानी कि 17 सतत विकास लक्ष्य हैं और 169 अन्य लक्ष्यों में हैं। ठीक है, आपको खाली डिजिट याद रखने हैं, ये 169, 169 और सतत विकास लक्ष्य तो आपको पता चल गया होगा अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है, उस पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। और ये इनकी संख्या 17 है। इस सम्मेलन 2020 में क्योटो सम्मेलन की जगह लेगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये क्योटो सम्मेलन के जो दूसरा चरण था उसकी जगह पर पेरिस समझौता 2015 आएगा। यह एक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्य करने का ढांचा प्रदान करता है, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन के जो कार्य हैं उनके खिलाफ कार्य करने का एक ढांचा है, मतलब कि किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए उसके ऊपर भी एक चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम बात करें कि पेरिस समझौते का इतिहास क्या रहा, तो 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 2015 तक 195 देशों की सरकारों ने पेरिस सम्मेलन में शामिल हुई और विश्व के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन पर एक वैश्विक समझौते को संपन्न किया गया। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 2015 तक यह समझौता चला। इसमें कितने देश शामिल हुए इस सम्मेलन में? 195 देश। कहाँ पर हुआ? पेरिस में हुआ। ठीक है, ये किस लिए हुआ? वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन के वैश्विक समझौते को संपन्न किया गया, जो जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके इतिहास पर ही अगर हम चर्चा करें तो वर्तमान में पेरिस समझौते में शामिल होने वाले कुल देश 197 देश हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें एक ये भी है कि युद्ध से ग्रसित होने के बावजूद सीरिया जैसे देशों ने भी इस पर हस्ताक्षर किया है और इसमें 179 देशों ने इस समझौते पर औपचारिक रूप से अनुमति दी है, यानी कि 197 में से 197 में से 179 देशों ने इस पर औपचारिक अनुमति दे दी थी, जबकि रूस, तुर्की और ईरान जैसे कुछ प्रमुख देश ऐसे भी थे जो इन्होंने इस पर शामिल नहीं हुए या फिर उन्होंने अपने सहमति नहीं दी, इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम पेरिस समझौते के महत्व की बात करें कि आखिर इतना चर्चा में क्यों रहा, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसका कारण इसकी ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें, ये सभी गैसें दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। इसमें जलवाष्प भी शामिल होता है ग्रीन हाउस गैसों में, और भी हैं। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ग्रीन हाउस गैसों में पृथ्वी के तापमान में बढ़ाने के लिए, के साथ अन्य कई ऐसी गैसें हैं जो वायुमंडल में एकत्रित होकर ऊष्मा को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। यानी कि ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, जो वायुमंडल की जो ऊष्मा है वो रात में अंतरिक्ष में चली जानी चाहिए, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसें इस पर पृथ्वी की बाहरी परत पर एक ऊपरी तरफ एक परत बना देती हैं, जिससे ये गैसें जो ऊष्मा है पृथ्वी धरती की वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाती, और उसका प्रभाव ये होता है कि वो लौट कर फिर नीचे आ जाती हैं और पृथ्वी गर्म होने लगी है। इसी कारण से ये काम एकदम से नहीं होता है दोस्तों, इसमें कई वर्ष लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन या वर्ष 2 वर्ष में नहीं होता है। ये काम होने में लगभग कम से कम 80 से 100 वर्ष का भी समय लगा है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं एक बार आइस एज आती है और एक बार हीट एज। तो अभी हम लोग हीट एज पर चल रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। तापमान में वृद्धि ने वैश्विक मौसम में पैटर्न में काफ़ी बदलाव किया है, और मतलब कि जो तापमान में वृद्धि हो रही है इससे मौसम में काफ़ी बदलाव आया है। इस बदले हुए पैटर्न से विश्व भर में सूखे, गर्म हवाओं, बाढ़, वनाग्नि और तूफान आदि को बढ़ावा मिला है। तापमान में वृद्धि और मौसम पैटर्न में बदलाव के कारण ग्लेशियर
पिघल रहे हैं, जिसे हम आए दिन देखते रहते हैं कि हाँ ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र स्तर बढ़ रहा है। इस पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, आपको जो टॉपिक आए थे इस पर, पृथ्वी सम्मेलन 2012 पर। तो दोस्तों इसको समझने के साथ साथ उसको भी देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो कि विश्व को समुद्र जल के स्तर को बढ़ोतरी और तटीय कटाव की ओर ले जा रहा है। यानी कि जो समुद्र के किनारे जो देश हैं, जो शहर हैं, वो आए दिन जल का स्तर, समुद्र में का जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, तट कटते जा रहे हैं, तट खत्म हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि पेरिस समझौता बनाम अमेरिका की क्या भूमिका है, अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका इस चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों अगर हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के बारे में बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर अमेरिका 15% के साथ है। ठीक है दोस्तों, तो चीन 27% है और अमेरिका 15%। पेरिस समझौते में की गई प्रतिबद्धता के अनुसार अमेरिका को अपने 2005 के उत्सर्जन स्तर को 2025 से घटाकर 25% से भी अधिक कम करना था। यानी कि अमेरिका के लिए टारगेट रखा गया था कि जिससे हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी, जिसमें उन्होंने विकसित देश और अविकसित देशों में दो भागों में बांटा गया था, MX1 और MX2 में। तो दोस्तों उसके लिए क्या हुआ कि अमेरिका के लिए टारगेट दिया गया कि आप 2025 तक, 2020 से शुरू होगा और 2025 तक आप अपने देश की जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है उसको 2005 से, जितना आपका 2005 में उत्सर्जन स्तर था उससे भी 25% कम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी किसी भी देश के लिए, अगर वो अपन लागू कर पाता तो। इससे क्या होता कि अमेरिका का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पूरा बैठ जाता, उसकी इकॉनमी क्रैश कर जाती। और जबकि अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं तो वो एक बिजनेस आइडियाज़ वाले पर्सन हैं, तो उन्होंने उसको पेरिस समझौते की जो शर्तें थी उसको अपने देश के खिलाफ माना और खुद को पेरिस समझौते से बाहर कर दिया। यानी कि अमेरिका को, खुद को क्या, एक वो अपने देश अमेरिका को प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके कारण उन्होंने अमेरिका को पेरिस समझौते से बाहर कर लिया। पेरिस समझौते के अनुसार कोई भी देश शामिल होने के 3 वर्षों से पूर्व इससे अलग नहीं हो सकता था। इसीलिए उन्होंने 2017 में जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया अपने राष्ट्रपति बनने के बाद, तो उन्होंने उस समय ये अलग नहीं हो सके। अभी हाल ही में जब उन्होंने 3 वर्ष पूरे हुए तब वे पेरिस समझौता से अलग हो गया अमेरिका। ठीक है दोस्तों, पेरिस समझौता में ट्रंप साहब के राष्ट्रपति बनने के बाद 2017 में अमेरिका ने इस समझौते से अलग होने का ऐलान कर दिया, परंतु उस समय वह 3 वर्ष पूरे नहीं हुए थे, जिसके कारण परिणाम स्वरूप अमेरिका 2019-20 में अलग हो गया। यानी कि अभी हाल ही में वो अलग हुआ है। अमेरिका के अलग होने से पेरिस सम्मेलन की आर्थिक रूप से अधिक नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका एक आर्थिक सहायता करने वाले बड़े देशों में से एक था। इसमें कोई शंका नहीं है दोस्तों कि अमेरिका से काफ़ी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है बहुत से देशों को और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशनों को। इसीलिए अमेरिका पूरे विश्व पर गुरु बनकर रहता है, विश्व गुरु कहा जाता है जिसको। तो दोस्तों जब उसने अपने आप को पेरिस समझौते से अलग कर लिया तो इसका मतलब सीधा सा था कि वह पेरिस समझौते से होने वाले जो भी कार्य हैं उस पर आर्थिक मार पड़नी तय थी। तो इसी पर ये बात कही गई है कि हमें आर्थिक रूप से उसको अधिक नुकसान हुआ है। ठीक है दोस्तों, पेरिस समझौता और भारत की क्या स्थिति है। अब अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत ने इस समझौते में 2016 पर हस्ताक्षर किए थे। भारत की INDC में सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन की तीव्रता को 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 33 से 35% तक कम करना शामिल है। यानी कि भारत के लिए लक्ष्य रखा गया, जैसा कि अमेरिका के लिए रखा गया था 2025 तक, और भारत को 5 वर्ष की छूट दी गई और उसमें लक्ष्य रखा गया कि वह अपने देश की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 33 से 35% तक कम करेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसमें वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन व वनरक्षण वृक्षावरण यानी कि वन लगाए जाएंगे, पौधे लगाने के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन भी कम किया जाना शामिल है।
यानी कि वह 2005 से 2030 में 2005 के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करेगी, जिससे कि अमेरिका 25% पर ही पेरिस समझौते से बाहर हो गया। वहीं भारत ने 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य बनाया। और इतना ही नहीं, इसके लिए उसने वनों के माध्यम से, वन लगाने के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड की कमी करने का भी लक्ष्य बनाया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारी पर्यावरण से संबंधित सम्मेलनों की सीरीज़ समाप्त हो गई है दोस्तों। बहुत ही जल्द हम आपके बताए हुए टॉपिक के अन्य टॉपिकों पर भी वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी कोई प्रॉब्लम है आपको किसी भी टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अच्छा लगता है आपको हमारा क्लास, हमारे साथ जुड़े रहना, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनकी भी परीक्षा में मदद हो सके। जैसा कि लॉकडाउन में क्लासें नहीं चल रही हैं कहीं, तो हमारी ओर से ये देश के लिए सेवा के रूप में स्वीकार करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।